एक बंगला जो किसी महल से कम नहीं था। वो जितना बाहर से आकर्षक उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। उस बंगले के सामने डायमंड की नेम प्ले लगी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से सिंह रेजिडेंट लिखा था। उसने अंदर करीब 65 साल का आदमी बैठा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन रखा है। हालांकि वो थे 65 साल के, लेकिन उन्हें देख कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये है इस घर के हेड वीरेंद्र सिंह। बहुत सख्त मिजाज आदमी, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी वीना सिंह का निधन बहुत साल पहले ही हो गया था। इनके बेटे करण सिंह और बहू सीमा सिंह की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अब इनकी फैमिली में दो पोते, बड़ा पोता गुस्सेल देव करण सिंह और छोटा शरारती संजय करण सिंह है। वीरेंद्र सिंह हॉल में बड़ी गंभीरता से बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके पास संजू, संजय को सब संजू बुलाते हैं, बैठा था। संजू ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी आप इतनी देर क्या सोच रहे हैं? मैं कब से देख रहा हूँ, कुछ बताए तो सही। तभी संजू के पास बैठा राहुल, संजू का दोस्त, बोला, लगता है दादाजी तुझे यहाँ से भगाने का प्लान बना रहे हैं। और हंसने लगता है। राहुल की बात सुन संजू उसे घूरते हुए बोला, तू अपना मुंह बंद रख, मैंने तुझसे नहीं पूछा हुआ। राहुल ने एक्टिंग करते हुए कहा, बस कर दिया ना मुझे पराया। हाँ हाँ भाई, अब हमें कौन पूछे, आखिर कॉलेज में नई लड़की जो आई है। राहुल की बात सुन संजू सकपका गया और उसके पैर पर मारते हुए बोला, बकवास बंद कर अपनी, वरना मैं आहान भाई को बता दूंगा तूने पार्टी में कितनी ड्रिंक की थी। वही उनके सामने बैठा आहान, आहान मल्होत्रा देव का दोस्त, उन दोनों को घूर रहा था। वो दोनों अपने में ही बिजी थे। तभी उनके कानों में वीरेंद्र जी की कठोर आवाज पड़ी, चुप करो तुम दोनों, वरना दोनों को एक साथ श्रीलंका वाली कंपनी फिकवा दूंगा। वीरेंद्र जी की बात सुन दोनों डर के किसी अच्छे बच्चे की तरह चुप हो जाते हैं। तभी वीरेंद्र जी के पास बैठे आहान ने कहा, दादाजी मेरी देव से बात हो गई है, वो अभी थोड़ी देर में आता होगा। आहान की बात पर वीरेंद्र जी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। असल में आहान मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा दोनों भाई हैं और वीरेंद्र जी के खास दोस्त के पोते हैं। आहान देव का बिजनेस पार्टनर होने के साथ बहुत अच्छा दोस्त भी है और दोनों भाई यही सिंह रेजिडेंट में रहते हैं। वो चारों हॉल में बैठे देव इंतजार कर रहे थे। तभी वहां किसी के जूतों की टक टक की आवाज आई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से देव आ रहा था। काली आंखें जिनमें हर वक्त गुस्सा रहता है, गेहुआ रंग, पतले होंठ, शार्प फेशियल फीचर जिस पर हर लड़की मर मिटे, जिम से बनाई हुई 6 पैक एब्स वाली मस्क्यूलर बॉडी, हाइट 6 फीट 5 इंच, बिजनेस सूट में देव अभी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। देव को आता देख आहान ने खड़े होकर उसे गले लगाकर ग्रीट किया। देव ने आकर अपने दादी जी के पैर छुए और संजू और राहुल को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा, जैसे बोल रहा हो, बहुत हो गई तुम दोनों की मस्तियां, अब कंपनी में आने की तैयारी कर लो। देव की इतनी डरावनी नजरों अपने ऊपर महसूस कर दोनों दुबक कर बैठ गए। देव अपने कोट के बटन खोलते हुए किसी राजा की तरह बैठ गया। देव को देख वीरेंद्र जी ने कहा, देव तुम पूरी बात जानते हो, 1 महीने बाद तुम 25 साल के हो जाओगे और तुम्हारी दादी की विल के अनुसार अगर तुम 25 साल के होने से पहले शादी नहीं करते तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। देव ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, दादाजी मुझे मालूम है ये सब, आप चिंता मत करें, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में नहीं जाने दूंगा। वीरेंद्र जी, तो तुमने शनाया से बात की शादी के बारे में? शनाया मेहरा देव की गर्लफ्रेंड, 1 साल से दोनों साथ है। शनाया अभी लंदन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। देव, वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। देव की बात सुन सब थोड़े हैरान रह गए। अगर शनाया देव से शादी नहीं करेगी तो कौन करेगी? वीरेंद्र जी ने अपनी बोहे उठाकर कहा, वो अभी शादी नहीं करेगी। कहना क्या चाहते हो तुम? देव ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से कहा, अभी शनाया की स्टडी पूरी नहीं हुई और मैं शादी के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तभी आहान ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मगर डी के ही कैसे पॉसिबल है? शनाया से शादी के बाद ही तुम असल में प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हो। वीरेंद्र जी ने भी अपनी हामी जताते हुए कहा, हाँ देव, आहान बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देव ने खड़े होकर अपने कोट के बटन लगाते हुए कहा, डोंट वरी दादाजी, मैं अपनी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से तो अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और ये कहते ही वो अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। वीरेंद्र जी, आहान और वो दोनों बस देव को वहां से जाता हुआ देख रहे थे। वीरेंद्र जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए और वो तीनों भी अपने अपने रास्ते चल गए। एक लड़की मंदिर में आंखें बंद कर शिवजी की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसने अपने आंखें बंद करके कहा, शिवजी, आज मैंने अपनी 12th पास करी और पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया है। प्लीज आप चाचू और चाची को मना लेना कि वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज भेज दे। इतना बोल के वो अपनी आंखें खोल शिवजी को देखती है और घंटी बजाकर वहां अपनी पायलों को छन छन करते हुए वहां से चली गई। उसने अपने घर में पैर रखा ही था कि उसके कानों एक आवाज पड़ी, जिसे सुन उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। कौन है ये लड़की और किसने दी इसको आवाज? और क्या करने वाला है देव अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए दोबारा मोहब्बत।
अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट रिव्यू देना मत भूले। उस लड़की ने घर में कदम ही रखा था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, कहा गई थी सुबह सुबह तैयार होकर। उस लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, वो चाची जी आज मेरा 12th का रिजल्ट आया है। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए शिव जी को थैंक यू बोलने गई। तभी उसकी चाची अपने दांत पीसते हुए बोली, तेरे टॉप करने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरी औकात 2 कौड़ी की थी और हमेशा 2 कौड़ी की रहेगी, समझी? इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अपनी चाची की बात सुनकर उस लड़की ने अपना सर नीचा कर लिया, लेकिन उसे उनकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जैसे उनकी जली कटी सुनना तो उसका रोज का काम हो। फिर उस लड़की हिम्मत करके अपनी चाची से पूछा, चाची जी वो चाचू कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम है। उसकी चाची ने अपने नाखून साफ करते हुए कहा, तेरे चाचू के पास फालतू वक्त नहीं है तुझ पर जाया करने के लिए, जा जाके नाश्ता तैयार कर, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही वो वहां से चली गई। उस लड़की को जैसे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, वो भी मुस्कुराते किचन की तरफ चली गई। ये है श्रीशा वर्मा, जिसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहती है। श्रीशा की माँ वनिता वर्मा उसके पैदा होते ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसके कुछ सालों बाद उसके पिता मोहन वर्मा का भी निधन हो गया। जब से श्रीशा अपने चाचा साहिल वर्मा और चाची मीनाक्षी वर्मा के साथ रहती है, जो इसे किसी बोझ की तरह समझते हैं। इनकी एक बेटी मोनिका वर्मा और बेटा रोहन वर्मा है। रोहन अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहता है। एक यही है इस घर में जो श्रीशा से प्यार करता है। वही मोनिका अभी कॉलेज में है, जो श्रीशा से नफरत करती है और उसकी खूबसूरती से जलती है। जले भी क्यों न, श्रीशा है ही इतनी खूबसूरत। गोल सा चेहरा जिस पर नीली आंखें जो मासूमियत से भरी, छोटी सी नाक, पतले गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी पलके, सुनहरी बाल कमर तक लहराते हुए, हाइट 5 फुट 1 इंच शून्य फिगर के साथ श्रीशा किसी परी की तरह खूबसूरत है। श्रीशा ने किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर सब नाश्ता करने आ गए। तभी मीनाक्षी ने देखा साहिल परेशान सा चुपचाप बैठा है। मीनाक्षी ने अपने पति को चुपचाप बैठे देखे पूछा, क्या हुआ, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे और कुछ परेशान भी लग रहे हैं? साहिल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, काम की बहुत 1,11,111 टेंशन है और अपना खाना खाने लगते हैं। श्रीशा ने भी अपने चाचा के चेहरे पर परेशानी देख ली थी, इसलिए उसने भी अभी कॉलेज की बात करना ठीक नहीं समझा। मीनाक्षी खाते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी हिल टक टक करते हुए मोनिका सीढ़ियों से नीचे आए और नाश्ता करने बैठ गई। उसने अपने पापा को देखते हुए कहा, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज के लिए कुछ बुक्स खरीदनी है। साहिल ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। पैसे देखकर मोनिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पास बैठी श्रीशा को देखा जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। उसने अपना मुंह बिगड़ते हुए श्रीशा से कहा, मेरे कपड़े पड़े हैं, रूम में धो देना, और हाँ महंगे कपड़े हैं, ध्यान से धोना। इतना कहते ही वो अपने कॉलेज के लिए निकल गई। श्रीशा ने भी कुछ नहीं कहा और अपने कामों लग गई। वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, उसकी खिड़की खुली और पल्लवी श्रीशा की एकमात्र दोस्त ने उसे झांक कर देखा। श्रीशा पल्लवी को देखते हुए बोली, तुझे चैन नहीं है न, जब देखो तब यही बंदरों की तरह लटकती रहती हैं। पल्लवी उसे अपने दांत दिखाते हुए बोली, क्या करूँ, तू मिलती ही हमेशा किचन में है तो यही लटकना पड़ता है। अच्छा छोड़ ना ये बर्तन, मेरे घर चल, तेरे टॉप करने की खुशी में पार्टी करते हैं। श्रीशा ने भी एक्साइटेड होकर कहा, हाँ तू चल, मैं चाची जी देखकर आती हूँ। पल्लवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तेरी चाची जी की तो बदतमीजी नहीं मेरी जान, वो बड़ी है हमसे। श्रीशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। पल्लवी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं बाहर हूँ, जल्दी आ जाना। श्रीशा ने जल्दी अपने हाथ धोए और बाहर जाकर देखा मीनाक्षी अपने कमरे है और दबे पांव बाहर की ओर जाने लगी। उसने देखा पल्लवी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। वो भागते हुए गई और पल्लवी के बाल खींच भागने लगी। पल्लवी गुस्से में मुंह फूलते हुए बोली, श्री की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और उसके पीछे भागने लगी। पल्लवी गुस्से में मुंह फूलते हुए बोली, श्री की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और उसके पीछे भागने लगी। ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए वो दोनों पल्लवी के घर पहुंच गई। सिंह कॉर्पोरेशन। देव अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाया और हेलो बोला। सामने से एक सॉफ्ट सी आवाज आए, हेलो बेबी, हाउ आर यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। देव ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शनाया? शनाया ने कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक। अरे हाँ, तुमने मुझसे शादी की बात की और मैंने मना कर दिया, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? देव ने वैसे ही जवाब दिया, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वैसे भी दादाजी चाहते हैं हम शादी कर ले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, फिर इस बारे में बात करते हैं। देव ने उसे शादी की असली वजह बताना सही नहीं समझा।
शनाया ने खुश होते हुए जवाब दिया, और बेबी तुम कितने अच्छे हो। देव ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ओके बाय, मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। इतना कह के उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते ही उसके कैबिन में उसका असिस्टेंट शिव आया। उसने सर झुकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। देव ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया और बोलने का इशारा किया। शिव ने बोलना स्टार्ट किया, बॉस, हमारे एक एम्प्लॉय साहिल वर्मा ने हमसे लोन लिया था, लेकिन उन्होंने वो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं है हमें देने के लिए। शिव की बात सुनते ही देव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे धोखा देने वालों से सख्त नफरत थी। देव ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे साहिल वर्मा की सारी डिटेल्स चाहिए। शिव ने उसी वक्त एक फाइल उसके आगे कर दी, जिसमें साहिल वर्मा की सारी डिटेल्स थी। देव ने फाइल खोलकर देखा तो फाइल से श्रीशा की तस्वीर नीचे गिरी। उसने तस्वीर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, एक तीर से दो शिकार। फिर उसने शिव से कहा, साहिल वर्मा को डाक हाउस लेकर आओ। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। उसने आसपास देखा जहां काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्हें देख किसी की भी रूह कांप जाए। सामने बैठा शिव उस आदमी को घूरे जा रहा था। उस आदमी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, शिव सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? शिव अपने नॉर्मल आवाज में बोला, अभी पता चल जाएगा तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। आगे पीछे चल रही 4 गाड़ियों से बॉडीगार्ड उतरे। एक बॉडीगार्ड ने जाकर व्हाइट कलर की रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और सर झुकाकर अपने बॉस को ग्रीट किया। गाड़ी से देव अपना कोट ठीक करते हुए उतरा और डाक हाउस के अंदर चला गया। उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर जाने लगे और कुछ निगरानी के लिए बाहर ही खड़े रहे। अपने बॉस को आता देख शिव खड़ा हुआ और देव को ग्रीट किया। वही देव को देखते ही उस आदमी के पसीने ही छूटने लगे। देव अपनी चेयर पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसका ऑरा इतना खतरनाक था, कोई भी कांप जाए। देव ने शिव को बोलने का इशारा किया। शिव ने बोलना शुरू किया, बॉस साहिल वर्मा ने हमसे ये कहकर लोन लिया था कि उसे अपने बेटे की फीस भरनी है जो अभी हॉस्टल में है, लेकिन हमारे आदमियों ने इसे क्लब में जुआ खेलते हुए देखा और अब इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है हमें देने के लिए। शिव की बात सुन साहिल घबरा गया। वही जब देव साहिल के रंग उड़े हुए चेहरे को देखा तो उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। देव ने सर्द आवाज में कहा, तो साहिल वर्मा, मुझे मेरे पैसे कब लौटाओगे? तुमने पैसे कहाँ उड़ाए कहाँ नहीं, इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। साहिल अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, बॉस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। प्लीज मैं वादा करता हूँ मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देव किसी शैतानों हंसते हुए बोला, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। देव की बात सुन साहिल की आंखों में चमक आ गई। देव ने अपनी जेब से एक फोटो निकलते हुए कहा, तुम्हारी भतीजी वो चाहिए मुझे। देव की बात सुन शिव और साहिल वर्मा दोनों ही हैरान रह गए। शिव जनता था उसके बॉस शनाया से प्यार करते हैं, और वही साहिल वर्मा ये सोचकर हैरान था उसके इतने अमीर बॉस को एक मामूली सी लड़की क्यों चाहिए। देव सबकी हैरानी को इग्नो आगे कहा, उसके बदले में तुम्हारा लोन भी माफ कर दूंगा और एक बहुत मोटी रकम भी दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। बोलो मंजूर है? देव की बात सुन साहिल वर्मा सोच में पड़ गया। देव ने खड़े होते हुए कहा, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, सुबह 9 बजे मंदिर में या तो अपनी भतीजी को लेकर आओ या मेरा पैसा ये तुम्हारे ऊपर है। देव की बात सुन साहिल वर्मा सोच में पड़ गया। देव ने खड़े होते हुए कहा, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, सुबह 9 बजे मंदिर में या तो अपनी भतीजी को लेकर आओ या मेरा पैसा ये तुम्हारे ऊपर है। इतना कहते ही देव वहां से निकल गया। उसके पीछे शिव भी चला गया। शाम का वक्त, घर आकर साहिल ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया था जो भी आज हुआ था, और देव की ऑफर के बारे में भी, जिसे सुन मीनाक्षी में लालच आ गया। मीनाक्षी ने कहा, तो आपने सोचा क्यों सीधा हाँ बोल देते। साहिल ने कहा, वो मुझे लगा श्रीशा शादी के लिए मानेगी नहीं। मीनाक्षी ने अपने दांत भींचते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं मानती, शायद उसको याद नहीं मैंने क्या क्या किया है उसके साथ, दोहरा भी सकती हूँ। तभी साहिल कुछ सोचते हुए बोला, तुम कुछ बेवकूफी मत करना, मुझे पता है कैसे मनाना है श्रीशा को शादी के लिए। फिर वो दोनों उठकर श्रीशा के रूम में चले गए। श्रीशा का रूम में श्रीशा चुपचाप बैठी थी और उसके आसपास साहिल और मीनाक्षी बैठे थे। आज दोनों के रंग कुछ बदले बदले थे। साहिल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। मीनाक्षी भी अपना ड्रामा करते हुए बोली, हाँ देखिए न कब भैया भाभी के जाने के बाद ये हमारे पास आई थी, इतनी सी थी आज देखो। सही कहा है किसी ने, वक्त पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। उन दोनों की बातें श्रीशा के ऊपर से जा रही थी। साहिल फिर बोला, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रीशा कंफ्यूज होकर कहा, जी कहिए चाचू। साहिल ने बड़ी नरमी से कहा,
बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। साहिल की बात सुन श्रीशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, लेकिन चाचू। श्रीशा के परेशान चेहरे को देख मीनाक्षी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। साहिल ने श्रीशा के हाथों को थमते हुए कहा, बेटा ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वो लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अपने चाचू की बात सुन श्रीशा सोच में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। आज ही तो उसने 12th पास की है, उसे तो आगे और पढ़ना है, और अचानक शादी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रीशा को चुप देख साहिल ने अपना आखिरी दाव खेलते हुए कहा, बेटा तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो, मैं चाहता हूँ मैं उनसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर दूं। साहिल को मालूम था थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते ही श्रीशा मान जाएगी। साहिल की बात सुनते ही श्रीशा उसकी तरफ देखने लगी। साहिल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अमीर खानदानी लोग हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और तुम्हें आगे पढ़ने भी देंगे। उनके इतना मनाने पर श्रीशा मान गई। अब वो कर भी सकती थी, वो जानती थी अगर वो प्यार से नहीं मानी तो उसके चाची चाची जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे। श्रीशा की हाँ सुनते ही दोनों वहां से चले गए और श्रीशा अपने बेड पर लेट गई और सोचने लगी क्या उसने सही फैसला लिया है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त, सिंह रेजिडेंट। देव अपने जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और उसके पास आहान भी दौड़ रहा था। देव ने आहान से पूछा, दीवान की डील का हुआ? आहान ने वैसे ही दौड़ते हुए कहा, वो मैंने फाइनल कर दी है, कल परसों तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। देव ने सिर्फ हम में जवाब दिया और वापस दौड़ने लगा। जिम में राहुल और संजू भी थे। वो दोनों अपनी ही मस्ती में बातें कर रहे थे, उन्हें ऑफिस की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। संजू ने उन दोनों देखते हुए कहा, ये दोनों इंटरनेशनल कुंवारे सिर्फ ऑफिस के कामों में ही लगे रहते हैं, ये नहीं शादी कर ले, और मुंह बनाने लगा। राहुल ने कहा, हाँ यार शादी करके कोई अच्छी सी भाभी ले आए हमारे लिए, कुक के हाथ खान खाते खाते में पक गया हूँ। संजू ने फिर कहा, देव भाई के पास तो मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर भी ये शनाया से शादी नहीं कर रहे। हम तो आज तक मिले भी नहीं, उनसे बस सुन रखा है। हाँ देव भाई की गर्लफ्रेंड है। राहुल ने थोड़ा धीरे से कहा, मुझे तो लगता है कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस दादाजी से उल्लू बना रहे हैं ये। ऑफिस कब आ रहे हो तुम दोनों? फिजूल की बकवास करवा लो तुम दोनों से बस। ना कॉलेज जाते हो, ऑफिस ज्वाइन करते हो, बस यही करना है क्या सारी जिंदगी? आहान ने उन दोनों की बकवास से इरिटेट होते हुए कहा। आहान की बात सुन दोनों सकपका गए। संजू ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो भाई आज हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हम चलते हैं, आप करें जिम, चल राहुल वरना लेट हो जाएंगे। दोनों वहां दुम दबाकर भाग गए। आहान ने उनकी हरकत देखना में सर हिलाया और कहा, पता नहीं कब सुधरेंगे ये दोनों, और वापस ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। उसने देखा देव कुछ सोच रहा है। उसने वैसे ही दौड़ते हुए पूछा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तू करने क्या वाला है? उसकी बात पर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो। इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। देव ने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बात सुनकर देव होंठों शैतानी मुस्कुराहट आ गई। देव ट्रेडमिल दौड़ते हुए कुछ सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा शिव का कॉल है। उसने कॉल पिक कर कहा, बोलो क्या अपडेट है? उधर से शिव बोला, बॉस साहिल वर्मा मान गया है, वो लोग 9 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे। शिव की बात सुन देव के होंठों ट्रेडमिल बंद करते हुए कहा, पास खड़ा आहान उसे देख रहा पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने गुड और कॉल कट कर दिया। देव के था उसने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तेरी मुस्कुराहट कुछ ठीक नहीं लग रही। आहान की बात सुन देव ने उसकी तरह देखा और एक आंख ब्लिंक करके वहां से अपने रूम में चला गया। देव को जाते देख आहान ने अपने मन में कहा, अब पता नहीं क्या करने वाला है ये, वो भी जिम से चला गया। दूसरी तरफ श्रीशा मंदिर के एक रूम में बैठी तैयार हो रही थी और उसके पास पल्लवी खड़ी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। पल्लवी ने इधर उधर घूमते हुए कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तेरी शादी वो भी यूं अचानक। श्रीशा ने घूमते पहनते हुए कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। श्रीशा की बात सुन पल्लवी उसे देखने लगी। पल्लवी ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, लेकिन यार तेरी भी कोई जिंदगी है, तू कब तक तेरे चाचा चाची की मनमानियां सहेगी? श्रीशा ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा, तू तो जानती है मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से, वो लोग जो चाहते हैं वही होगा। तो मुझे फिजूल की बगावत करने का कोई शौक नहीं है। फिर को वापस आईने की तरफ घूमकर खुद को तैयार करने लगी। पल्लवी बस एकटक श्रीशा को देख रही थी। वो जानती थी आज श्रीशा बहुत दुखी है, लेकिन वो बोलेगी नहीं, ये बात वो अच्छे से जानती है श्रीशा को अपना दुख छुपाना कितना अच्छे से आता है। श्रीशा ने आईने से देखा पल्लवी अभी भी उसे ही देख रही है। उसने शरारती अंदाज में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके देख क्या मेरा पति हैंडसम है कि नहीं। इतना कहके उसने हंसते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। श्रीशा की इस हरकत पर पल्लवी आंसुओं में भी मुस्कुराने लगी।
उसने श्रीशा के सर पर हाथ फेरा और उसका सर चूमकर बाहर चली गई। पल्लवी के जाते ही श्रीशा ने अपना सिर नीचे कर लिया। शायद जो आंसू उसने इतनी देर से अपनी आंखों में समेट के रखे थे, वो अब बाहर आने को बेकरार थे। मंदिर के बाहर, मंदिर के गेट पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से एक दर्जन बॉडीगार्ड बाहर निकले। एक बॉडीगार्ड चमचमाती हुई रोल्स रॉयस के गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां शिव आया और उसने बॉडीगार्ड को अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और खुद जाकर गाड़ी का डोर ओपन किया। शिव के डोर ओपन करते ही कार से देव बाहर आया। ब्लैक बिजनेस सूट, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन, बाल जेल से सेट किए हुए। वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। देव ने अपना कोट ठीक करते हुए शिव से पूछा, सारी तैयारियां हो गई? शिव ने अपना सिर नीचे कर जवाब दिया, यस बॉस। देव ने हम में जवाब दिया और मंदिर के अंदर जाने लगा। शिव ने पहले ही सारा मंदिर खाली करवा दिया था। सबको मालूम था यहाँ कोई बड़ा आदमी आने वाला है। तभी सीढ़ियों पर खड़े साहिल और मीनाक्षी की नजर देव पर पड़ी। देव को देखते ही मीनाक्षी को श्रीशा से जलन होने लगी। उसने अपने मन में कहा, इस मनहूस की किस्मत तो देखो, न जाने कौन सा गुल खिलाया होगा जो ये इतना अमीर आदमी उसे शादी करना चाहता है। हो। मीनाक्षी ये सब सोच ही रही थी कि देव उन दोनों को इग्नोर कर मंदिर के अंदर चला गया। देव की इस हरकत से मीनाक्षी और चीड़ गई। वही साहिल को तो ये अपनी बेइज्जती लगी रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो दोनों भी मंदिर के अंदर चले गए। देव सीधा मंदिर के अंदर गया जहां पंडित जी पहले से मौजूद थे। देव को देखते ही पंडित जी के पसीने छूटने लगे। देव जाकर बैठ गया और उसने शिव को देखकर कहा, जितना जल्दी हो सके इस ड्रामे को खत्म करो। देव की बात सुन शिव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मीनाक्षी को श्रीशा को लाने का इशारा किया। मीनाक्षी वहां से मुंह बनाते हुए मंदिर के ऑफिस में श्रीशा को लेने चली गई। उसने जाके मंदिर के ऑफिस का गेट खोला। उसने देखा पल्लवी श्रीशा के सर पर दुपट्टा डाल रही थी। डोर की आवाज सुन दोनों डोर की तरफ देखने लगी। मीनाक्षी की नजर जब श्रीशा पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रहे भी क्यों न, आखिर श्रीशा लगी इतनी खूबसूरत रही थी। लाल लहंगा में निखरता हुआ गोरा बदन, थोड़ी सी ज्वेलरी, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, होंठों पर लाल लिपस्टिक, नेचुरल लाल गाल, बिल्कुल हल्के मेकअप के साथ श्रीशा बला की खूबसूरत लग रही थी। मीनाक्षी ने श्रीशा को देख अपने गुस्से को काबू करते हुए पल्लू से कहा, अगर सजना सवरना हो गया हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, पंडित जी बुला रहे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी मुंह बनाते हुए चली गई। मीनाक्षी के जाते ही श्रीशा अपनी जगह से खड़ी हो गई। पल्लवी ने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, एक बार और सोच ले। श्रीशा ने उसे एक फीकी सी मुस्कान दी और अपने सिर पर घूंघट डाल लिया। पल्लवी ने श्रीशा के लहंगे को ठीक किया और बाहर लेकर चली गई। श्रीशा हवन कुंड के पास आए और अपने घूंघट के अंदर से बाहर न नजारा देखने लगी। तभी उसकी नजर देव पर पड़ी। उसने देव के चेहरे का कुछ जाना पहचान सा लग रहा था। देव ने श्रीशा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रीशा आकार अपनी जगह पर बैठ गई। श्रीशा के आते ही पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू की। धीरे धीरे शादी आगे बढ़ने लगी। पंडित जी देव से मंगलसूत्र पहनाने को कहा। वर अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे। पंडित जी बात सुनकर देव ने अपनी जेब से एक चैन निकली जिसमें एक ब्लैक कलर का बहुत सुंदर सा मोती था। देव ने धीरे से श्रीशा का घूंघट उठाया। उसने जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ अपने आप रुक गए। वो एकटक श्रीशा को देखने लगा, जो खूबसूरती के साथ मासूमियत से भरा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। श्रीशा को देखते देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसका मन गुस्से से भर गया। उसने जल्दी से श्रीशा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और अपनी नजरें फेर ली। पंडित जी ने जल्दी जल्दी शादी को आगे बढ़ाया और देव आगे सिंदूर की डब्बी कर दी। देव ने जैसे ही श्रीशा की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और एक आंसू का कतरा बह गया। फिर पंडित जी ने शिव की तरफ देखते हुए कहा, वधू के माता पिता को बुलाए कन्यादान के लिए। माता पिता का जिक्र सुन श्रीशा की आंखें फिर भर गई। साहिल और मीनाक्षी जैसे ही आगे आए कन्यादान के लिए, तभी पल्लवी ने आगे आकर पंडित जी से कहा, पंडित जी वधू के माता पिता नहीं है, क्या मैं कन्यादान कर सकती हूँ? पल्लवी की इस हरकत पर मीनाक्षी का मुंह बन गया। उसे भी कोई शौक नहीं था श्रीशा का कन्यादान करने का। पंडित पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देव की आंखें देखी और उन्होंने जल्दी से पल्लवी को हाँ कह दिया। पल्लवी ने जल्दी से श्रीशा का कन्यादान किया और फिर गठबंधन भी उसी ने किया। वो दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और कुछ ही देर में शादी हो गई। पंडित ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। देव ने पंडित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और शिव से कुछ बात करके अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। श्रीशा बस देव को जाते हुए देख रही थी। तभी शिव ने उसकी तरफ आते हुए कहा, मैम आप अपने घर वालों से मिल लीजिए, सिर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। श्रीशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और साहिल मीनाक्षी के पास चली गई। उसने झुककर दोनों का आशीर्वाद लिया।
साहिल ने झूठी सी मुस्कुराहट के साथ उसे आशीर्वाद दिया और मीनाक्षी का मुंह अभी भी बिगड़ा हुआ ही था। उन दोनों का आशीर्वाद लेते ही श्रीशा भागती हुई पल्लवी के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। इतनी देर से जो आंसू उसने समेट कर रखे थे वो निकल गए। पल्लवी भी रो रही थी क्योंकि श्रीशा ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। कई देर दोनों ऐसी ही रही, तभी एक बॉडीगार्ड ने वहां आकर कहा, मैम बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीशा जल्दी से पल्लवी से अलग हुई और बोली, बस कर, मुझे ससुराल भी जाना है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। श्रीशा की बात सुन पल्लवी मुस्कुराने लगी। उसने उसके सर पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और मुझे रोज याद करना वरना बात नहीं करूंगी। पल्लवी की बात पर श्रीशा ने कुछ सोचते हुए कहा, पल्लवी कौन, मैं तो अभी से भूल गई। श्रीशा की बात सुन पल्लवी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, याद दिलाऊं। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर दोनों ने आखिरी बार हक किया और श्रीशा उस बॉडीगार्ड के साथ कार की तरफ चली गई। पल्लवी भी अपने घर जाने के लिए निकाल गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पल्लवी अपने घर जाने के लिए निकल रही थी, तभी उसकी नजर पिलर के पीछे पड़ी तो उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आए। वो थोड़ा और आगे देखने लगी, क्या हो रहा है। उसने देखा सामने साहिल और मीनाक्षी खड़े हैं और शिव उन लोगों को एक काले रंग का बैग पकड़ा रहा है। ये सारा सीन देख पल्लवी ने अपने मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है, और आदमी तो उन लोगों के साथ था न, यहाँ क्या कर रहा है और इस बैग में क्या है। वो ये सब सोच ही रही थी कि शिव वो बैग पकड़ा कर वहां से चला गया। उस बैग को देखकर जो चमक मीनाक्षी की आंखों में थी वो पल्लवी अच्छे से समझ पा रही थी। तभी साहिल ने बैग नीचे रख कर खोला। बैग में पैसे देखकर पल्लवी की आंखें लगभग बाहर आने को थी। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, बैग में पैसे, मतलब इन लोगों ने श्री का सौदा किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। ये सब सोचते हुए पल्लवी को आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछ हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी श्री ने पहले ही बहुत तकलीफें देखी है, फिर भी मुस्कुराती रही है। प्लीज उसकी ये मुस्कुराहट बरकरार रखना, उसे हिम्मत देना आने वाली मुश्किलों से लड़ने की। इतना कहकर उसने एक नजर गुस्से साहिल और मीनाक्षी को देखा और वहां से निकल गई। श्रीशा धीरे धीरे चलकर गाड़ियों पास आई। एक बॉडीगार्ड ने जाकर उसके लिए डोर ओपन किया। श्रीशा उसने अंदर बैठ गई। उसने देखा अंदर देव पहले से ही बैठा है। देव ने श्रीशा पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए काम कर रहा था। श्रीशा के चेहरे पर अभी भी घूंघट था जिसे वो कुछ साफ तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे इतना तो पता था, जो सामने बैठा है वो और कोई नहीं, उसका पति है। देव अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहा था और श्रीशा चुपचाप अपनी नजरें नीचे करके बैठी थी। देव ने लैपटॉप पर ही अपनी नजरें गड़ाए आगे बैठे शिव से पूछा, तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? मैंने। शिव ने तुरंत जवाब दिया, यस बॉस, मैंने सब रेडी करवा लिया है। गुड, देव कहा और वापस अपने काम में बिजी हो गया। श्रीशा ने जब देव की आवाज सुनी तो वो अपने मन में सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग जैसे मैंने पहले भी कभी ये आवाज सुनी है और इनकी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी है। श्रीशा सोच ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। ऐसे अचानक ब्रेक लगाने से श्रीशा देव से टकरा गई। श्रीशा के टकराते ही देव की बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। वो घूंघट के अंदर से ही श्रीशा की आंखों में देखने लगा। श्रीशा भी एक टक उसकी आंखों में ही देख रही थी। श्रीशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से देव से दूर हट गई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, सॉरी। श्रीशा की आवाज सुन देव अपने होश में आया। उसने ड्राइवर को गुस्से में कहा, तुम देख के नहीं चला सकते? देव की बात सुन ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। उसने घबराती हुई आवाज में कहा, सॉरी बॉस, आगे से नहीं होगा। कहकर उसने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी सिंह रेजिडेंट के सामने आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही देव ने अपना लैपटॉप बंद किया और गाड़ी से उतर गया। देव को उतरता देख श्रीशा भी जल्दी से उतर गई। जैसे ही उसकी नजर सामने गई वो हैरान हो गई। श्रीशा अपनी आंखें फाड़े घर को देख रही थी, जो घर नहीं बल्कि महल था। श्रीशा को ऐसे घर देखता देख देव के होंठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बड़े बड़े कदम लेकर मैन डोर के सामने आ गया। देव के पीछे पीछे श्रीशा भी डोर तक आ गई। सामने हॉल में सोफे पर वीरेंद्र जी और आहान कुछ बात कर रहे थे। वही संजू और राहुल बैठे अपना अपना फोन मचका रहे थे। संजू की नजर जैसे ही सामने डोर पर पड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जोर से डोर की तरफ देखते हुए चिल्लाया, दादा। संजू की इतनी तेज आवाज सुनकर देव जो घर में कदम रखने ही वाला था उसके कदम वही रुक गए। श्रीशा ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए। सोफे पर बैठे लोगों के कानों का भी बुरा हाल था। आहान ने गुस्से में कहा, तुम गधे कहीं के, क्यों गला फाड़ रहे हो? आहान की बात सुन संजू ने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वो देखो, आप ही गला फाड़ने लगोगे। संजू की बेतुकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर सबने उसके इशारे को समझ डोर की तरफ देखा जहां देव और श्रीशा खड़े थे।
श्रीशा को दुल्हन के जोड़े में देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। वही वीरेंद्र जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्होंने देव की तरफ देख अपनी कड़क आवाज में कहा, वही रुक जो। वीरेंद्र जी की इतनी सख्त आवाज सुन श्रीशा एक बार के लिए सहम गई। देव अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से सबको देख रहा था। वो चारों सोफे से उठे और उन दोनों की तरफ आने लगे। राहुल ने संजू के कान में कहा, यार देव भाई ने शादी कर ली और हमें बुलाए भी नहीं। राहुल की बात सुन संजू के भी दुखी होते हुए कहा, हाँ यार मुझे भी अपने इकलौते भाई की शादी में नागिन डांस करना था। राहुल ने संजू से कहा, कोई ना, तू मेरी शादी में जम के नाचना। दोनों अपनी बातों में मगन थे। तभी उसने कानों में आहान की आवाज पड़ी जो देव से कह रहा था, डी के ये सब क्या है और ये लड़की कौन है। आहान की बात सुन संजू ने टिपाक से कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है। ये लड़की शनाया है, भाई की गर्लफ्रेंड, जिसने उन्होंने शादी करी है न देव भाई। हमें बिना बुलाए। राहुल ने संजू की बात को पूरा करते हुए कहा। उन दोनों को बीच में बोलता देख देव, आहान और वीरेंद्र जी को गुस्सा आ गया। आहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी निकला न, तो याद रखना श्रीलंका वाली फैक्ट्री में अभी भी वर्कर्स की कमी है। आहान की बात सुन दोनों एकदम चुप हो गए। उन्हें मालूम था वो कभी भी इस घर से निष्कासित हो सकते हैं। वही श्रीशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है। ऊपर से इस घर में सारे मेल है। उसने अपने मन में कहा, यार ये घर कम और बॉयज हॉस्टल ज्यादा लग रहा है। और इन्होंने अपने परिवार को बिना बताए शादी करी। तभी आहान बोला, डी के हम सब तुम्हारी और शनाया की शादी के लिए राजी थे, तो ये सब क्या करने की क्या जरूरत थी। देव ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से कहा, आहान ये शनाया नहीं है। 1,11,111। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले श्रीशा ने घूंघट के अपना सिर बाहर निकलते हुए कहा, हाँ मेरा नाम तो श्रीशा है। श्रीशा की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। सबको उसकी ये हरकत काफी क्यूट लग रही थी। वही देव भी उसे एकटक देखे जा रहा था। श्रीशा की बात सुन संजू ने हैरान होकर कहा, क्या तुम शनाया नहीं हो। श्रीशा ने अपना सिर नमे हिलाया। संजू और राहुल एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। तभी संजू ने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसके कानों में वीरेंद्र जी की आवाज पड़ी जो कब से तमाशा देख रहे थे, सारी बातें बाद में करना, पहले बहू का गृह प्रवेश होगा। अपने दादाजी को इतना नॉर्मल बिहेव करता देख देव समझ गया था वो श्रीशा के सामने कोई ड्रामा करना नहीं चाहते, लेकिन बाद में वो उसकी क्लास जरूर लेंगे। वीरेंद्र जी ने संजू और राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जाओ और आलते का थाल और एक कलश में चावल लेकर आओ। उनकी बात सुन संजू और राहुल एक दूसरे एक तरफ देखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके कहा, लेकिन दादाजी हमें तो ये सब नहीं आता। राहुल की बात सुनकर वीरेंद्र जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों नालायक के नालायक ही रहोगे, कुछ नहीं आता तुम्हें। तभी संजू मायूसी से बोला, लेकिन दादाजी आप सर्वेंट को भी तो बोल सकते हैं, हमें ये सब कहाँ से आएगा। वीरेंद्र जी ने गुस्से से कहा, ये सब काम घर वाले करते हैं, न कि बाहर वाले, समझे। वीरेंद्र जी की बात सुन दोनों ने अपना सिर झुका लिया। वही श्रीशा को इतनी देर सब देख रही थी। उसने कहा,